हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आप सबका स्वागत है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हम पढ़ रहे हैं, उसकी सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हमारे पास हो रही हैं। हमने अभी तक जो है कहाँ तक पढ़ा है, हमने पढ़ा है आफ्टर फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन हुए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 टू 52, जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बन के जो है वो उभरी थी। ठीक है, वहां तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पहले हमारे बने हैं, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इससे पहले भी वही थे इंटरिम गवर्नमेंट के, लेकिन अभी जो है वो दोबारा से वो जनरल इलेक्शन होने के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि उन्होंने जो है वो क्या क्या चीजें करी। ठीक है, हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या उन्होंने किया, क्या उन्होंने पॉलिसी अपनाई और कैसे इंडिया को वो आगे लेके गए, मतलब उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो कैसी थी, वो सब चीजें हमने जो है वो देखनी है आज। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मतलब आप बोल सकते हो कि उस टाइम पे सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बात होती थी कि दैट इज प्लानिंग कमीशन। ठीक है, और वो 5 ईयर प्लान लेके आए थे, दैट इज पंचवर्षीय योजना जो है वो लेके आए थे। तो उसका बहुत बोलबाला होता था कि ये बहुत अच्छी चीज है और ये चीज हमने करी है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज मैं आज डिस्कस करूंगी कि प्लानिंग कमीशन क्या था, प्लानिंग कमीशन के बाद 5 ईयर प्लान जो आए थे हमारे पास वो क्या क्या थे, कैसे क्या चीजें हुई थी। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्लियर करवा देती हूँ कि इतिहास में पहले क्या चीजें हो रही थी। ठीक है, 1946 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनती है तब उस टाइम पे हमारे पास एक एडवाइजरी, हमारे पास प्लानिंग बोर्ड जो है वो बैठता है 1946 में, एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड। ठीक है, एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड जो है उसके प्रेसिडेंट होते हैं हमारे पास केसी नियोगी। ठीक है, केसी नियोगी उसके प्रेसिडेंट होते हैं। ये पहले ही बन गया था एक एडवाइजरी प्लानिंग कमीशन, जिसमें बोला गया था कि आप कुछ ऐसी स्कीम लेके आइए जिससे हम जो है वो एक रैपिड राइज ऑफ ग्रोथ, मतलब एकदम से जो है वो ग्रोथ जो है हमारी, उसमें इंडिया की जो ग्रोथ है वो रैपिड हो और अच्छी हो। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप कुछ प्लान लेके आइए जो कि हमारे लिए वैल्यूएबल हो। ठीक है, इंडिया के लिए आने वाले भविष्य के लिए जो कि बहुत अच्छे हों। तो यहाँ पे इन्होंने एडवाइजरी काउंसिल, एडवाइजरी प्लानिंग कमीशन जो था वो बिठाया था, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, केसी नियोगी। ठीक है, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, यहाँ पे आप लिख लीजिए, एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड 1946। और इसका जो हमारे पास चेयरपर्सन जो थे, प्रेसिडेंट जो थे, दैट इज केसी नियोगी। ठीक है, इन्होंने क्या एडवाइस किया, इन्होंने बोला कि हमारे पास एक होना चाहिए प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो होना चाहिए उसमें सर्टेन नंबर ऑफ पीपल होंगे। उस प्लानिंग कमीशन का हेड कौन होगा, दैट इज प्राइम मिनिस्टर खुद होगा, चेयरपर्सन। वो खुद इस चीजों की जानकारी लेगा। तो प्लानिंग कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ हमारे पास, इट वॉज एस्टेब्लिश इन 15 मार्च 1950 में हुआ, विद प्राइम मिनिस्टर जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम के, उनको एज ए चेयरपर्सन लेके। ठीक है, द प्लानिंग कमीशन डिड नॉट डिराइव इट्स क्रिएशन फ्रॉम, मतलब यहाँ तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ये क्या है, एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से ये हमारे पास, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से इसकी बात आई थी। तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, और ना ही ये संविधानिक बॉडी है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है। तो वो ना तो ये संविधानिक है, ना तो संविधान में दिया गया है कभी इसके बारे में, ना ही इसके ऊपर कोई एक्ट आया था तो बनी थी। ये एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन निकाला था, एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी उनकी जवाहरलाल नेहरू के साथ,
उन लोगों के साथ मिलके इन्होंने एक एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड बनाया था, जिन्होंने बोला कि प्लानिंग कमीशन हमारे पास होना चाहिए, उन्होंने अपनी राय दी थी। ठीक है, तो ये क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये हमेशा आपने याद रखना है कि प्लानिंग कमीशन कहीं नहीं दिया हुआ है, नहीं ना आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ना ही ये किसी एक्ट से आया था। ठीक है, और ये किस लिए आया था, टू प्रमोट द रैपिड राइज, एकदम से राइज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो पीपल वहां रह रहे हैं उनकी जीवन की मतलब कैसे जी रहे हैं, उसके जीवन के जो जीने का स्टैंडर्ड है लाइफ का, उसमें रैपिड ग्रोथ चाहिए, राइज चाहिए, इसलिए ये प्लानिंग कमीशन जो है वो आया था हमारे पास 1950 में। ठीक है, आफ्टर जनरल इलेक्शन, जब ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन जो है आप बोल सकते हो कि 1951 में जो है अगस्त में ही आया था शायद, फर्स्ट जो आया था हमारे पास। हाँ, आफ्टर जो है वो ये कब आया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारे पास जुलाई 1951। तो ये अभी आप बोलो इलेक्शन से पहले ही जो है वो इसको अनाउंस कर दिया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो पूरी तरह से किससे रिलेटेड था, एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ाना है हमें, और ये जो है प्लान कब से कब तक चला था, 1951 से लेके 1956 तक ये प्लान जो है वो चला था। इसको आप बोल सकते हो हरित क्रांति जो थी वो आई थी। ठीक है, पूरी तरह से जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे चल दिया था कि भाई हमें जो है वो अपने देश की जो है वो जनता को भूखे नहीं मारना है, हमें उन्हें सेल्फ रिलायंट बनाना है, इवन कल को चल के जो है ये एक्सपोर्ट भी करें जो गेहूं है। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है हमारे पास, दैट इज फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो इनके टाइम पीरियड पे आई थी, दैट इज इन नेक्स्ट ईयर्स में आ जाएगी 1956 से लेके 61 तक, और ये जो है वो पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेट करती थी। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेट करती थी, मतलब आप बोल सकते हो कि जो भी नए नए चीजें आ रही थी, इंडस्ट्रीज बन रही थी, नई मशीनरीज बन रही थी, उन सबको लगाने के लिए ये हमारे पास योजना आई थी। ये योजना जो है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है, इसके बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो कि इसकी बहुत आलोचना की थी लोगों ने कि अभी इंडिया पूरी तरह से जो है वो सेल्फ रिलायंट नहीं हो रहा है, और मतलब अभी तक पूरी तरह से एग्रीकल्चर भी अच्छे से नहीं कर रहा है, और ये जो है वो इंडस्ट्री लगाने की तरफ चल पड़े हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की तरफ चल पड़े हैं। तो आप बोल सकते हो कि औद्योगिकरण करने के चक्कर में जो है वो आप यहाँ पे थोड़ा इंडिया को जो है वो नुकसान भी होता है, जिसके चलते इस पंचवर्षीय योजना की जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना होती है। थर्ड जो आता है नेहरू जी के टाइम पीरियड पे, दैट इज योर 1961 टू 66 जो चलता है, यहाँ पे आ गया कि सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनानी है। अब इनको थोड़ा सा दिमाग इनका सही हो गया। सेल्फ रिलायंट मतलब होता है कि अपने आप में ही एक ऐसी इकोनॉमी बनानी है जिससे हमारे लिए ही काफी हो, जो हमारे लिए ही काफी हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ रिलायंट बनाने के क्या इकोनॉमी बनाने की बात हुई, दैट इज थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 66। और इसी दौरान जो है वो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। तो ये मतलब आप बोल सकते हो कि ये प्लान जो है वो इतना जितना भी चला उतना ठीक था, इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो ये जो है हमारे पास पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो आप मे भी पॉलिटिकल साइंस में इनको डिस्कस करते हो, हिस्ट्री में सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि डेट्स कि कब आई थी और क्या इसका मतलब इम्पैक्ट रहा था या नहीं रहा था। तो किसने दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो करी थी। हमने सिर्फ बेसिकली आज के लेक्चर में ये देखना था कि प्लानिंग कमीशन कैसे बैठा था। प्लानिंग कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और जो प्लानिंग कमीशन है हमारे पास उसके प्रेसिडेंट हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर खुद होता है। और इन्होंने जो है वो यहाँ पे पंचवर्षीय योजना लाई थी कि 5 साल तक जो है वो हम अपनी ग्रोथ देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह सोचिए। अभी तो जो है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया है, किससे रिप्लेस किया गया है, नीति आयोग से जो है वो इसको रिप्लेस किया गया है। ठीक है, तो आपको जो है वो ये देखने की, आप प्लानिंग कमीशन इतना ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है। हाँ, हिस्टोरिकली पूछ लिया जाएगा आपको कभी कभार कि क्या चीजें थी क्या नहीं थी, वैसे तो इसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है अब। ठीक है, अब नीति आयोग ने इसकी वो चीज मतलब आप बोल सकते हो कि जगह ले ली है। तो अब आपने देखा कि जवाहरलाल नेहरू का जो था मतलब माइंडसेट जो था, जवाहरलाल नेहरू की जो दृष्टि थी, वो दूरदृष्टि जो थी वो ये थी कि हमें इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है,
तो उसके लिए मैं क्या वर्क कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि एक साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि कल ही ये योजना चला दी अब इसी पे वर्क, नहीं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज जो थी वो भी हमें देखनी थी। 1947 में ही पाकिस्तान ने जो है वो हमारे अगेंस्ट युद्ध कर दिया था। तो जब ये चीज हो रही थी 1947 में, जब दोबारा से मतलब पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई हो रही है हमारी, उधर चाइना के साथ जो है, चाइना का बॉर्डर जो है अस्काई चिन वाला जो एरिया और तिब्बत वाला एरिया जो है उसमें भी थोड़ा कन्फ्लिक्ट था। तो वहां पे भी कुछ ना कुछ जो है वो चीजें हो रही थी। और इवन कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर मतलब 1945 के बाद जो है वो हमारा विश्व जो है वो दो गुटों में जो है वो बंट गया था। एक थे यूएसए वाला गुट और एक था यूएसएसआर वाला। हालांकि पहले जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी तब ये दोनों एक साइड पे थे, लेकिन यूएसएसआर की जो हमारे पास आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म की, मतलब कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, ये मैंने आपको बहुत पहले समझा रखा है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। कम्युनिज्म जो है दैट इज एक सोशलिज्म का ही एक आप बोल सकते हो कि पार्ट है, कि इतना ज्यादा नहीं। सोशलिज्म इज अनदर थिंग। कम्युनिज्म होता है कि जरूरत के अकॉर्डिंगली चीजें, मतलब अपनी जरूरत के मुताबिक जो है वो चीजें बनाओ आप, जितनी आपको जरूरत है उसके अलावा नहीं, ठीक है। अपने मतलब वो करो, अपने आप को सेल्फ रिलायंट करो कि ये चीज हमारे इतने, इससे ज्यादा। कैपिटलिज्म होती है कि भाई जितना हो सके उतना आप फायदा लो चीज का, और जितना पैसा हो सके उतना पैसा बनाओ, ठीक है। तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दो अलग अलग आइडियोलॉजी थी जिन पे अब जो है वो पूरा विश्व जो है वो बैठा हुआ था, क्योंकि यूएसएसआर जो है, जो रशिया जो मेनली उसका हेड था, तो रशिया जो है उसकी आइडियोलॉजी जो है वो बहुत अलग है। वहीं पे अमेरिका की आइडियोलॉजी जो है कैपिटलिज्म की वो बहुत अलग है। जब 1945 के दौरान इन्होंने जो है वो वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, कैसे खत्म हुई थी, 1944 में जो है वो बम गिरा दिया था जापान पे, और उसके साथ ही जो है वो ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी। तो ये जो बम गिराने वाला जो था डिसीजन, उसके खिलाफ था यूएसएसआर, लेकिन यूएसए ने बम गिराना ही था तो उसने बम गिरा दिया। तो जैसे ही उन्होंने बम गिराया तो यूएसएसआर और यूएसएस में जो है वो मतलब एक साइड में होने के बावजूद जो थे, इन दोनों में क्या हो गई, इन्होंने में मतलब आप बोल सकते कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, ठीक है, कि आपने ऐसा क्यों किया और ये चीज गलत थी। यूएसएसआर अलग हो गया, यूएसए अलग हो गया, और इनके अकॉर्डिंग ही जो है वो पूरा विश्व जो है वो बंट गया कि कौन यूएसएसआर का साथ देगा, कौन यूएसए का साथ देगा। तो बहुत सी कंट्रियों ने यूएसए का साथ दिया और बहुत सी कंट्रियों ने यूएसएसआर के साथ रहना सही समझा। इनमें से कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो किसी का भी साथ नहीं दे रही थी, ठीक है। उनमें से अब आप देखो कि जैसे इंडिया जो है वो, भारत जो है वो आजाद होता है, तो अब भारत के पास भी, हमारे पास एक स्टैंड है कि आप किसके साथ जाना चाहते हो। आप जो हो यूएसएसआर के साथ जाना, क्योंकि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू हैं जो कि सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं, जिनको यूएसएसआर की आइडियोलॉजी जो है वो सही लगती है, तो वो यूएसएसआर की तरह यूएसएसआर के साथ भी नहीं गंवाना चाहता है। उधर कैपिटलिज्म जो है, वेस्टर्न जो है वो थिंकिंग जो है, आप देखो वो पहले से ही उनको थोड़ी ऐसे लगती है, ऑलरेडी वेस्टर्नाइजेशन की वजह से इंडिया जो है वो गुलाम रह चुका था, तो वो थिंकिंग उनको सही नहीं लगती है। तो यूएसए के साथ भी उन्होंने ये था कि मैं गवाना क्यों चाहूं किसी के साथ। तो यहाँ पे इंडिया का स्टैंड जो था वो स्टिल था, दैट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये भी हम पढ़ेंगे कि नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या थी। आपने बहुत बार सुना होगा, नाम करके आती है नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये क्या थी कि ना तो मैं भाई यूएसए के साथ हूँ, ना मैं यूएसएसआर के साथ हूँ, मेरा स्टैंड जो है मैं किसी के साथ अलाइन नहीं बन रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी थी। इसको नेहरूबियन आइडियोलॉजी भी बोलते हैं। कि आइडियोलॉजी, आइडियल का क्या मतलब होता है कि मतलब आइडियल बनना हर किसी के लिए, ठीक है। तो वैसे ही आइडियोलॉजी जो लेके आते थे दैट इज नेहरू, उनको ये था कि मैं आइडियल हूं और मैं इस अकॉर्डिंगली चीजें करूंगा कि अगला बंदा समझ जाए कि इसने क्यों की थी। लेकिन हर कोई उनकी तरह समझदार नहीं है, अलग अलग देशों की अलग अलग सोच होती है। तो यहाँ पे यही चीजें हो रही हैं हमारे पास, कि अभी फिलहाल हमारे पास क्या हो रहा है कि 5 ईयर प्लान तो चल रहे हैं साथ साथ में, लेकिन फॉरेन से भी बहुत ज्यादा चीजें जो है वो हमारे इंडिया में हो रही हैं कि यहाँ से क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे। तो साथ साथ सारी चीजें चल रही हैं। तो मैंने अभी फॉरेन पॉलिसी का आपको बताया कि कोल्ड वॉर चल रही है। कोल्ड वॉर जो है वो किन किन के बीच में चल रही है। कोल्ड वॉर जो है वो विश्व जो है
वो दो गुटों में बंट गया है, एक तो यूएसए के साथ है और एक क्या है हमारे पास यूएसएसआर के साथ। इनकी आइडियोलॉजी जो है दैट इज कैपिटलिज्म, ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, कैपिटलिज्म, और इनकी आइडियोलॉजी जो है दैट इज योर कम्युनिज्म, ठीक है। अब कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। कैपिटलिज्म का मतलब होता है हमारे पास कि आप जो हो वो एक आदमी जो है वो इतना रिच हो जाए, मतलब इतना पैसा कमाए कि और अपने लिए पैसा कमाए, व्यापार करे, हर चीज करे, रिच और रिच बन रहा है, ऐसी चीजें होती हैं यहाँ पे कैपिटलिज्म में, ठीक है। और कम्युनिज्म में क्या होता है, कम्युनिज्म में हर किसी का ध्यान रखते हुए आप उतना ही उगाओ जितनी आपको जरूरत है, उससे ज्यादा आप मत करो। अब देखो कि सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन जो है आपको कहाँ से मिलेंगे, अमेरिका से ही मिलेंगे, कैपिटलिज्म की थिंकिंग है। लेकिन अब तो पूरे वर्ल्ड की वही थिंकिंग हो सकी है कैपिटलिज्म की, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से, इंडिया में भी बहुत कैपिटलिस्ट हैं। तो वैसे ही चीजें आई है कि कैपिटलिज्म जो थिंकिंग थी उस टाइम पे सिर्फ किसकी की थी, यूएसए की थी, और यूएसएसआर इसके बिल्कुल खिलाफ था। वो कम्युनिज्म को मानता है, कम्युनिज्म की ही थिंकिंग रखता है कि भाई सोसाइटी में जो है वो हमें अपने अकॉर्डिंग, अपनी कम्युनिटी को जो है वो उसके अकॉर्डिंगली चीजों को करना है, ठीक है। एक कम्युनिटी है कम्युनिज्म लोगों की, उस कम्युनिटी के अकॉर्डिंग अगर लोगों को जरूरत है तो उस अकॉर्डिंगली चीजें प्रोवाइड करवानी है। सोशलिज्म होता है कि सबका भला करना है, कम्युनिटी का नहीं करना है कली का, सबका भला करना है, दैट इज सोशलिज्म। तो ये कैपिटलिज्म और कैपिटल कम्युनिज्म थिंकिंग दो अलग आइडियोलॉजी बन चुकी थी, और कई देश इनके साथ थे और कई देश इनके साथ थे। लेकिन इंडिया ने जो है वो क्या किया, इंडिया ने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, इंडिया ने अपनाई थी नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। ये जो है वो नेहरू ने इसको साइन किया था कि भाई मुझे जो है ना तो यूएसएसआर का साथ देना है डायरेक्टली और ना ही मुझे यूएसए के खिलाफ होना है डायरेक्टली। तो यही चीजें थी कि इन्होंने कौन सी आपके पास साइन की थी, दैट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। अब यही इसी के चलते आप देखोगे 1951 हुआ, 1953 हुआ, अभी नेहरू जो है नई नई गवर्नमेंट का भी चाय चुका रहे हैं, मतलब इतना खुशी हो रहे हैं थोड़े से। तो आप देखोगे कि 1954 में जो है वो चाइना के साथ थोड़ा सा बातें होती हैं, जहां पे पंचशील एग्रीमेंट जो है वो साइन होता है। पंचशील साइन जो है वो ट्रीटी है एक, ये जो है आप देखो 1954 में जो है वो साइन होती है। अब इसमें क्या था कि इंडिया का स्टैंड स्टिल है, मतलब चाइना और इंडिया ने बोला कि हम आपस में जो है वो एक ट्रीटी साइन करेंगे जिसमें हम ना तो आपकी टेरिटरी में आएंगे, मतलब आपके एरिया में नहीं आएंगे, हम आपकी भूमि पे नहीं आएंगे, और आप भी हमारी जो है वो एरिया में आ नहीं आओगे, ठीक है। और ये सब चीजें थी, 5 समझौते थे। पंचशील का मतलब होता है 5 सिद्धांत, आप बोल सकते हो 5 प्रिंसिपल्स, ठीक है। पंचशील का मतलब 5 प्रिंसिपल जिन पे एग्रीमेंट हुआ था कि आप इनको फॉलो करोगे, हम भी इन्हें फॉलो करेंगे, और हम एक दूसरे की चीजों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और उस टाइम पे जब ये साइन हुआ था तो बहुत एक नारा चला था, हिंदी चीनी भाई भाई। तो ये चीजें बहुत चली थी उस टाइम पे कि हम भाई भाई हैं, लेकिन थोड़े ही दिन तक रहा ये, उससे बाद जो है वो ये भी खत्म हो गया। अब पंचशील एग्रीमेंट में क्या था, पंचशील एग्रीमेंट में हमारे पास क्या क्या चीजें थी वो मैं आपको लिखवाती हूँ, देखो। सबसे पहले ये था कि हम जो है वो एक दूसरे की टेरिटरी जो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे, किसकी, टेरिटरी की, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटरी, ठीक है। जो भी है हमारी में आपने नहीं एंटर करना, ना हम आपकी में, ठीक है। फिर म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, मतलब आप जो हो वो पहले हथियार नहीं हटाओगे, दोनों ही जो है वो नॉन एग्रेशन की पॉलिसी जो है वो फॉलो करेंगे, मतलब पहले हथियार नहीं उठाएंगे एक दूसरे पे, ठीक है, एग्रेशन नहीं शो करेंगे, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल मैटर, इंटरनल मैटर जो है वो आपसी, उन पे हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे भारत का पाकिस्तान के साथ है तो उस पर चाइना नहीं बोलेगा, भारत का अपनी स्टेट के साथ है तो उसमें चाइना नहीं बोलेगा, और चाइना का अगर कोई है तो उसमें इंडिया नहीं बोलेगा। फिर था हमारे पास इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। फिर था पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ठीक है।
ये 5 प्रिंसिपल जो थे, इन पे जो है वो पंचशील एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था। मतलब सबसे पहला तो आपने देखा कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए इक्वल टेरिटरी के लिए, ना हम आपकी जगह में आएंगे ना आप हमारी जगह में आओगे। जो अस्काई चिन वाला एरिया है ऊपर, जो कश्मीर वाला हमारे पास ऐसे करके जो एरिया है ये वाला, तो ये चाइना जो है यहाँ पे अब कब्जा कर रखा है, लेकिन ये इंडिया का था, तो इस पे बोला था कि आप हमारे यहाँ नहीं आएंगे और ना ही तिब्बत वाले एरिया में आप आओगे, इंडिया को बोला था, क्योंकि तिब्बत इज अभी वो किसी का भी हिस्सा नहीं है, चाइना ने अपना कब्जा कर रखा है वहां पे। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, कोई भी एक दूसरे को एग्रेशन नहीं दिखाएगा, ठीक है, पहले ये चीज हुई। उसके बाद जो है भी एक दूसरे के अंतरिम जो मामले हैं उनमें हम जो है वो एक दूसरे के घुस वो नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, अगर हमें किसी चीज से जो है वो कोई चीज ऐसी है जिसमें इक्वली बेनिफिट मिल रहा है तो हम उस चीज को करेंगे, इक्वालिटी रखेंगे और म्यूचुअली बेनिफिट जो है वो चीजों का लेंगे, ठीक है। पीसफुल को एग्जिस्टेंट, एक साथ मतलब पीसफुल रहेंगे देश। अब नेहरू ने इस बात पे कहा था कि अगर ऐसे एग्रीमेंट सभी देशों के साथ हम साइन करेंगे तो हमारा जो है वो दुनिया जो है वो बहुत आगे बढ़ेगी। तो ये नेहरू का मानना था। नेहरू तो बहुत खुश थे कि भाई ना तो चाइना कुछ करेगा और ना हम करेंगे, और हमारा आपस में देशों के साथ बहुत अच्छी गठबंधन जो है वो हो गया, अब तो हम बहुत मतलब आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास कि 1959 में आपने दलाई लामा सुना होगा। दलाई लामा जो थे वो एक तिब्बती थे, जो कि चाइना जो है वो तिब्बत पे जो अधिकार करती थी उसके चलते जो है वो वहां पे प्रोटेस्ट वगैरह करते थे तिब्बती पीपल, तो उनको जो है वो चाइना ने मतलब भगा दिया वहां से। और ये तिब्बत से भाग के जो है वो सिक्किम में आए थे 1959 में। जब वो इंडिया आए थे दलाई लामा, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इन्होंने रिफ्यूज मांगा इंडिया में। तो नेहरू ने यहाँ पे क्या है कि बहुत आइडियोलॉजी दिखाई अपनी कि भाई हमें जो है वो एक आइडियल बनना चाहिए सबके लिए, तो इन्होंने इनको रिफ्यूज दे दिया। अब उस टाइम पे जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे माओ जो थे, उन्होंने बोला कि भाई ये कौन होता है हमारे अंतरिम मामलों में जो है वो दखल अंदाजी करने वाला, जबकि पंचशील एग्रीमेंट में यही लिखा था सबसे इम्पोर्टेंटली कि म्यूचुअल इंटरफेरेंस जो है वो नहीं करेंगे हम एक दूसरे के अंतरिम मामलों में, इंटरनल मैटर्स में। लेकिन नेहरू जी ने यहाँ पे जब ये स्टेप उठाया और 1959 में दलाई लामा को रिफ्यूज दिया और इनको धर्मशाला में बसा दिया जाके हिमाचल में, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये चीज इंडिया के खिलाफ होती है और चाइना भी जो है वो इस एग्रीमेंट को फिर नहीं मानता है। तो देखो आप 8 ईयर पंचशील ट्रीटी थी, 8 साल से पहले ही उसको टूट गई, और यहाँ पे पहली बार जो है वो 1962 में जो है वो इंडिया चाइना जो है वो पहली वॉर जो है वो यहाँ पे होती है, जिसमें इंडिया को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि चाइना जो था वो स्ट्रेटेजिकली एक अच्छी पोजीशन पे था और उनके पास सेना बहुत थी, इंडिया के पास सेना भी नहीं थी इतनी। तो इंडिया का बहुत सारा एरिया जो है अस्काई चिन वाला, उधर लद्दाख वाला एरिया जो है, तिब्बत वाला एरिया जो है, वो बहुत सारा एरिया जो है वो चाइना ने अपने कब्जे में उस दौरान कर लिया था। इंडो चाइनीज वॉर जो हुई थी 1962 की, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो यहाँ पे होती हैं। पंचशील एग्रीमेंट होता है लेकिन वो भी नहीं कामयाब होता है। तो आज हमने जो है वो क्या क्या देखा, हमने आज पढ़ा है टोटली, हमने देखा कि कैसे जो है वो नेहरू प्लानिंग कमीशन लेके आते हैं। प्लानिंग कमीशन जो है वो कैसे पंचवर्षीय योजनाएं आगे बढ़ती हैं। हमारे पास नेहरू के टाइम पीरियड में 3 पंचवर्षीय योजना आई थी और उन्हीं के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने जो है इसके अलावा और क्या क्या किया था वो मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा जो है वो अर्ली डेवलपमेंट क्या क्या हुई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो आप देखिए कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है वो 1947 में जो है वो स्टैब्लिश हो गई थी न्यू दिल्ली में, जिसके अंतर्गत जो है वो ये क्या करती है, जो भी यूनिट्स होती हैं, एसआई यूनिट्स होती हैं, मतलब जो भी स्टैंडर्ड हैं साइंटिफिक लैंग्वेज के या साइंस के, वो सब ये देखती है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। CSIR भी इसी के अंडर काम करता है। फिर IIT जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है खड़गपुर, ये एस्टैब्लिश होती है हमारे पास सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद IIT बॉम्बे होती है। फिर एटॉमिक एनर्जी पे वर्क होता है। एटॉमिक एनर्जी के लिए अलग से हमारे पास एडवाइजरी काउंसिल बैठती है कि एटॉमिक एनर्जी के लिए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एटॉमिक एनर्जी की बात जो है वो 1948 से ही स्टार्ट हो गई थी।
लेकिन बाद में इसका एटॉमिक रिसर्च, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो खुलता है बॉम्बे में। उसके बारे में भी आपको पता है कि वो भी एक बहुत ही सक्सेस, अभी भी यहाँ मतलब बहुत सक्सेसफुल चीज है वो। तो यहाँ हर तरह से जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। फिर धीरे धीरे आते आते डीआरडीओ भी एस्टेब्लिश होता है, लेकिन डीआरडीओ के बाद में जाके जो है वो हमारे पास इसरो जो है वो फॉर्म होता है। आपको ये देखना है कि इसरो कब फॉर्म हुआ था, ठीक है। इसरो फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया जो है वो स्पेस में भी जो है वो काम करता है। और अगर आप अब देखोगे तो इसरो जो है वो वन ऑफ द टॉप 5 और टॉप 6 जो है वो आपके पास स्पेस एजेंसी में आता है। इसरो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और इंडिया का जो है वो बहुत नाम रोशन कर रहा है। इवन आईआईटी, आईआईएससी, इंडियन साइंस एंड टेक, हर जगह जो है वो इंडिया बहुत अच्छे से काम कर रहा है। पाकिस्तान को अगर आप देखें एज कम्पेयर टू इंडिया, कि पाकिस्तान ने क्या किया आफ्टर, मतलब नया पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो पाकिस्तान ने क्या किया है, तो तब से लेके अभी तक पाकिस्तान को देख लीजिए और तब से लेके अभी तक इंडिया को देख लीजिए। तो ये चीजें जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं देखने के लिए। कल को अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो अभी जो है सबसे पहले इंडिया की जो पॉलिसी थी दैट इज नेहरूबियन आइडियोलॉजी, ठीक है। 1947 से लेके टिल डेट जो है वो चेंज होती रही है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो पहले जो थी वो हमारे पास थी दैट इज योर नेहरूबियन आइडियोलॉजी थी। फिर हमारे पास आती है स्ट्रेटेजिक रियलिज्म, मतलब रियलाइज हुआ कि दुनिया कैसे क्या कर रही है, तो रियलिटी आई थोड़ी सी, तो स्ट्रेटेजिक रियलिज्म आया। थोड़ा पता चला कि हमें कैसा स्टैंड लेना है, कैसे रहना है, ठीक है। तभी नाम जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट साइन की थी नेहरू ने, क्योंकि उससे पहले उनको वो भी साइन नहीं करनी थी। उनको ये था कि बस मैं तो सोशलिज्म का साथ दूंगा एज अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर उसके बाद अभी जो है दैट इज हमारे पास इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म। अब जो हम पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं वो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड जो चीजें सही हो रही हैं, अर्थव्यवस्था के लिए जो चीजें सही हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। तो अब हम जो है वो अपनी अर्थव्यवस्था को जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। पहले स्टार्टिंग में क्या था, नेहरूबियन आइडियोलॉजी में क्या था कि एक आइडियल देश बनाने के चक्कर में थे। नेहरू जी जहां भी जाते थे वो एक डव होती थी उनके पास व्हाइट कलर की, उसको उड़ा देते थे कि भाई हर जगह हमें जो है वो अपना आइडियल स्टैंड रखना है कि भारत एक शांति प्रिय देश है। लेकिन अभी भी हम शांति प्रिय देश है, लेकिन ये चीज है कि अगर हमें कोई आगे से हथियार दिखाएगा या हमें आगे से आप बोल सकते हो इंस्टिगेट करेगा, ठीक है, कि प्रोवोक करेगा कि तुम ये चीज करो, तो इंडिया रुकने वाला नहीं है। अब इंडिया के पास बहुत पावर है और डिटरेंस पावर काफी ज्यादा है इंडिया के पास, तो अभी रुकने वाला नहीं है। लेकिन पहले जो था इंडिया का स्टैंड क्या था, नेहरू की आइडियोलॉजी पे था। फिर उनको पता चला, नेहरू को ही पता चला, नेहरू ने जब पंचशील एग्रीमेंट टूटा तो उसको पता चला कि इसने मुझे समझा नहीं। तो ये चीज उन्हें पता चली कि दुनिया की अलग अलग आइडियोलॉजी है, तो हम इस पे नहीं रह सकते। तो वहां पे स्ट्रेटेजिक रियलिज्म आया। और उसके बाद अब जो है दैट इज हम जो है वो इकोनॉमी को देखते हुए जो है वो इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म जो है उसकी पॉलिसी जो है वो फॉलो करते हैं और इंडिया को जो है वो आगे लेके चले हैं। अब आप बोलोगे कि मतलब यहाँ पे देखो कि इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। हमने प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ा, हमने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा, हमने इंडियन की फॉरेन पॉलिसी देखी कि पंचशील एग्रीमेंट क्या था। इसके अलावा जो है नेहरू के टाइम पीरियड पे और क्या क्या जो साइंस एंड रिसर्च जो भी हुई थी वो चीजें पढ़ी। यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन आएगा मेंस का लिखने का, प्री से आपको क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी डेट्स वगैरह के लिए जो भी आपके स्टेट एग्जामिनेशन होंगे वहां पे क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा, सीधा साधा आपको क्वेश्चन आएगा आपके पास इंडियन फॉरेन पॉलिसी को लेके। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसी है, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो थी वो नेहरू के टाइम पे उन्होंने क्या किया था क्या नहीं किया था। तो आप ये कोल्ड वॉर वाला जो है वो सिस्टम लेके चल सकते हो। और नॉन अलाइन मूवमेंट में कल वाले लेक्चर में आपको पूरी तरह से समझाऊंगी कि नॉन अलाइन मूवमेंट क्या थी और नेहरू जी ने इसको फॉलो क्यों किया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और कल वाले लेक्चर, अगले लेक्चर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसी में मैं आपको जो है वो मेंस की राइटिंग का एक क्वेश्चन दूंगी जिसपे आप जो है वो राइटिंग मेरे को आंसर दीजिएगा, ठीक है। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू सो मच।